नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे नागालैंड की राजनीति में लगातार एक अचानक से एक भूचाल आया था। कारण ये नहीं था कि वहां पर कोई सियासी दिक्कत आई थी। वहां के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने ये चिंता जताई थी कि जो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, और ऐसे में जब भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर वगैरह के जो आदेश पारित किए जाएं, इसमें राज्यपाल की जो है भूमिका हो और उनकी परमिशन ली जाए। जिस पर अब नागालैंड सरकार जो है, नेपुरिया सरकार, इसने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जवाब आया है। संगीता जी, मेरा पहला सवाल इसी से रिलेटेड है कि नागालैंड जो था एक राजनीतिक समझौतों पर बना एक राज्य है जहां पर लगातार जो पीस टॉक है वो चल रही थी। ऑफिशियली इट एंडेड लास्ट ईयर ऑन 31st of October। और अब इस तरीके से राज्यपाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कमेंट करना, ये क्या दिखाता है? देखिए, दो तीन पहलू है इसमें। लेटर एज सच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक तो जैसे आपने कहा, ये नागा टॉक जो पीस अकॉर्ड की तरफ जाने की जो टॉक है वो 2015 से ही शुरू हुआ। और जैसे आपने कहा, अक्टूबर में इन्होंने कहा कि हमने जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दे हैं, उसको सील कर चुके हैं, और तो थोड़े बहुत और आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। लेकिन आउटस्टैंडिंग इश्यूज जब रह जाती है, आपको याद रखना है कि यही सबसे पेचीदा इशू है जो अभी समय लगा रहे हैं। तो जैसे पेचीदा क्या है, एक तो एक डिमांड है, जैसे अपनी एक फ्लैग चाहिए। तो भारत का जो नेशनल फ्लैग है वो सभी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या प्लेस वहाँ होगा। तो ये सब चीजें। फिर दूसरी बात ये है कि जितने जो काडर्स हैं अभी, जो NSCN आइजैक मुइबा के साथ जो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रस्तुति मतलब मौजूदगी में 2015 अगस्त में। तो इनके जो काडर्स हैं और ऊपर से जो बाद में लेके आ गए साथ जो और ग्रुप को लेके आ गए हैं इस पीस जो कॉन्वर्सेशन है, पीस मील है, पीस टॉक्स है, उसमें जो जिन 7 और ग्रुप को जोड़ दिया गया, तो उनके भी बहुत सारे कार्डर्स है। तो ये जो कार्डर्स है, फिर इनको कहाँ इस्तेमाल हो? क्या नॉर्मली जब हमने मीजो अकॉर्ड के टाइम पे देखा कि इनको एक बटालियन डला दिया गया, तो ये चाह रहे हैं कि आर्मी में आए। तो ये आर्मी में करना एक बहुत मुश्किल है। जो आप आर्मी को फाइट करते हैं, फिर आप आर्मी हो, ऐसे बहुत सारे मतलब डेलिकेट इश्यू है ये सब। तो ये सब की अब बात ये सब पे आ गए हैं और चल रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जो नागा स्ट्रगल है ये बहुत पुराना स्ट्रगल है। कहा जाता है कि भारत का सबसे एक अपना फ्लैग भी है, जो ये फ्लैग को हाइस्टिंग करते हैं। और हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो एक दिन पहले मनाते हैं उसी फ्लैग के साथ। ये सब बहुत पेचीदा इश्यूज अब आयन आउट करने की कोशिश हो रही है। तो ये गवर्नर जिनका आपने जिक्र किया, RN रवि, वो इनका वो जो टॉप का इंटरलोक्यूटर भी है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है। ये सब चीजें जो सालों से पड़ी हुई चीजें, और ऐसा नहीं है कि पहली बार पीस टॉक हुई है, बहुत सारे पीस टॉक फेल भी हुई है। और पिछले 20-25 साल से तो सीज फायर में ही चल रहा है। और साथ में एक और सरकार जो है वो भी चल रहे हैं, जिसको वोटिंग लोग वोट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जो ये बाकी के जो सरकार, ये भी एक पैरेलल सरकार चलाते हैं, जो भी टैक्सेशन करते हैं, टैक्स करते हैं, लोगों को 5% टैक्स लेते हैं उनसे। तो सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी ऑफिसर से, सभी से, दुकानों से, सभी से लेते हैं। जिस लेटर में उन्होंने जिक्र किया, वो उन्होंने एक्सटॉर्शन की बात करी कि आप डिमांड करते हैं, आप आके डिमांड करते हैं और पैसे ले जाते हैं। तो इनको कुछ एक्सटॉर्शन वाले गैंग्स भी बताया, आम गैंग्स भी बताया, जिससे NSPN-IM के जो मेन मुरब्बी है, जो मेन हेड है CH मुइबा, तो उन्होंने उस पर भी आपत्ति जताई कि आपने हमें गैंग कैसे कहा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं।
और इट्स ए वेरी डेलिकेट इशू और बहुत सेंटिमेंट्स भी रॉ है। पर दूसरी बात ये है, जो ये पैसा जो देना पड़ता है, सरकार भी साथ साथ चल रही है और साथ में एक और सिस्टम भी चल रहा है, तो उसमें लोग जो है, आम जनता जो है, इसके दोनों तरफ से पीछते हैं। तो लोगों का भी एक थोड़ा वो है कि इतने साल से ये चीजें चल रही हैं, तो फिर कब सोल्व होगी। और कुछ ऐसे भी है, डिमांड्स वगैरह भी कुछ हाई करते हैं, तो लोग दे नहीं पाते, तो बहुत सारे चीजें और आ जाती है। एंड these are basically armed groups also, you have to remember। तो उससे तो थोड़े बहुत जब मुझे लगा कि ये गवर्नर जो पहले तो इंटरलोक्यूटर दिल्ली से थे, अब ये गवर्नर वहां बैठे हैं, तो लोगों से मिलते जुलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उनको लगा कि एक सपोर्ट बेस मुझे मिलेगा ये लेटर से। और ये लेटर में फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब हो गई है, और खुलेआम लोग ऐसे पैसे मांगते हैं और डिमांड करते हैं। तो अगर जब देखिए, गवर्नर को एक स्पेशल राइट मिलती है नागालैंड में, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये प्रोविजन है। जैसे कश्मीर में ये एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370, तो 371 जो है ABCDEF बहुत सारे हैं, तो उसमें तहत अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी गवर्नर्स को पावर दिया जाता है। तो एक पावर ये भी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मैं मेरे हाथ में ला सकता हूँ। तो इन्होंने यही सजेशन दिया कि अगर आप चला नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर इज योर सब्जेक्ट, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये काम मैं करूंगा। तो ये उनका एक सजेशन देके इन्होंने एक लेटर लिखा, लेकिन लेटर से एक बहुत बड़ा बवाल हुआ। जैसे आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट फिर उससे ठीक से अच्छे से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी मिला है, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, और इट्स ए वेरी डेलिकेट सिचुएशन। तो उसमें आपको एक बहुत ही एक मिडिल पाथ लेना पड़ता है हर समय। तो सरकार के लिए भी, जो सरकार में होते हैं नागालैंड में, उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये बात भी याद रखना है। तो ये चीजें हैं, और मुझे लगता है जो गवर्नर जब इन्होंने ये बात लेटर लिखी, तो उन्होंने ये भी एक बात, मुझे लगता है जैसे एक मैंने एक लेख भी लिखी है वायर में, कि इन्होंने एक प्रेशर जैसे डालने की कोशिश करी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप फिर क्या है, अगर ये जायज है तो आपको वही लोगों ने चुना है, तो आप फिर, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप आते हैं, तो फिर आपका पावर दिखाइए। नहीं दिखा सकते तो मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हूँ, तो आई विल शो इट। तो ये मुझे लगता है ये सब चीजें हैं। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि ये कुछ इतना जो थोड़ा बहुत इश्यूज भी उसके बाद हुआ, लेटर के बाद बहुत सारे रिएक्शंस आए, तो उसमें ये देखने को मिला कि न्यू दिल्ली, मुझे लगा जिसमें हमने हमारे सोर्सेस से खबर आई है कि न्यू दिल्ली ने गवर्नर को बुलाया भी दिल्ली, और ये कंफर्म तो हम नहीं कर सकते हैं, वायर कंफर्म नहीं कर पाई है, लेकिन इनसाइड द टॉप सोर्सेस इन्होंने हमें ये कहा कि इनको दिल्ली बुलाया गया एक दिन के लिए, और उसके बाद उनको कहा गया कि ये काम ना करे, और जो क्विक प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत रुक गया है कोरोना वायरस और वेरियस अदर थिंग्स के लिए, उसको आप ट्रैक पे दोबारा लाए। यहाँ मैं बता दूं दर्शकों को कि जो इंटरलोक्यूटर हैं वो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, जो नगा पीस टॉक्स हैं उसमें जो आर्म फोर्सेस हैं उनसे बात करते हैं एक प्रतिनिधि के बतौर। RN रवि को गवर्नर बनाया गया था, तो इस पहलू पर भी लगातार सवाल उठते। संगीता जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे में जब वो खुद आर्म ग्रुप से बात कर रहे थे एक सरकारी प्रतिनिधि के बतौर, ऐसे में उन्हीं को लेकर उन्होंने जो लेटर है उसमें आर्म ग्रुप्स को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई है, तो क्या इसे उस पीस टॉक से जोड़कर देखना चाहिए जो पिछले 4 सालों में हुई है? जरूर देखनी चाहिए। ये लेटर जो है, इससे एक बात और दर्शाता है कि एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। जो जो जैसे कहा जाता है, लगातार कहा जा आप रहा था। देखिएगा बीजेपी के टॉप लीडर्स जो ही कहते हैं अभी वेरी सून हम एक नया पीस रिकॉर्ड ला रहे हैं। इनकी जो नेशनल एक सेक्रेटरी है राम माधव जी, जो नॉर्थ ईस्ट को भी नॉर्थ ईस्टर्न देखते स्टेट्स हैं को थोड़ा देखते बहुत, हैं। तो वो भी पिछले हफ्ते जी एक दिन के लिए गए थे नागालैंड, तो वहां पे भी लोकल रिपोर्टर्स को कहा है कि हम वेरी सून साइन करेंगे। लेकिन ये साथ साथ ये चीजें भी चल रही, चल तो मुझे रही है। लगता है कि कोशिश तो है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कोशिश है, लेकिन इशू ही इतना पेचीदा है कि इसको जी। और सभी चाहते हैं एक ऑनरेबल एग्जिट।
जिसे कहते हैं एक ऑनरेबल एग्जिट, दैट आप लोगों को क्या इतने साल अगर आप फाइट किए तो आपको उसको क्या मिलेगा, क्या तो एक ही बार मिलेगा, तो क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी पीस अकॉर्ड साइन हुए हैं, इससे कोई पीस तो जो आया है बहुत डेलिकेट पीस है। अब आसाम अकॉर्ड में ही देख लीजिए, 1985 में आज तक जो कोर इश्यूज है वो सोल्व नहीं हुए हैं। मीजो अकॉर्ड मीजो लोगों के लिए ही शांति वहाँ है, क्योंकि जो अकॉर्ड है, जो मेन क्लॉजेस बहुत सारे थे वो अभी भी फुलफिल नहीं हुए। 1986 में उसका साइन हुआ है। बोरो अकॉर्ड अगर आप देखें 3 या 4 बार तो बोरो अकॉर्ड भी हो चुके हैं अलग अलग ग्रुप के साथ। तो ये सब चीजें तो चल रही है। तो नागा अकॉर्ड जब होगा, एक सभी को लाने की एक कोशिश है, और इसको आपको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या एक ऐसा सोल्यूशन जो एक्सेप्टेबल टू ऑल होगा, तो ये चीज देखने लायक होगी। तो मुझे लगता है ये लेटर बहुत जरूरी एक इंडिकेशन है कि एवरीथिंग इज नॉट वेरी इजी एंड नॉट ऑल राइट। और मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ये लीडर्स कहते हैं इससे इतने जल्दी तो नहीं होगा। जी संगीता जी, नागालैंड की बात छोड़ते हैं, बात करते हैं अब असम की। असम में जो लगातार कोरोना की केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। असम के टोटल केसेस जो है वो 11,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं और वित्त मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा कि अब कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है असम में। इससे पहले 29 जून से 14 दिन का लॉकडाउन, जो सख्त लॉकडाउन था, वो गुवाहाटी में लगाया गया। कोरोना के ज्यादातर केसेस मिलते जा रहे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा ने ये भी कहा था कि अब जो होम आइसोलेशन है उसको उन्होंने रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा इसको वो पालन नहीं कर सकते क्योंकि वो श्योर नहीं है इसको लेकर। इस वक्त जो बाकी के नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसमें जो स्थितियां हैं बाकी राज्यों की और असम की खासकर, क्या स्थिति है, कैसी तैयारी है सरकार की और किस तरीके की वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं? रिपोर्ट जो पर्टिकुलरली असम से जो आ रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया नहीं है। जैसे आपने कहा कि 11,000 से ज्यादा हो गए हैं केसेस। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि पिछले 10 दिन में बहुत कम नंबर से इतना बड़ा नंबर हुआ है। और जिसके कारण जो हेल्थ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने कल रात को जब रिपोर्टर्स से बात करे तो उन्होंने कहा कि अब कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुका है। तो अब देखिए, पहले तो ये बहुत असम में केसेस जो इनिशियल केसेस हुए थे, तो ये जो तबलीगी जमात थे उनसे जो 2-3 लोग, जो कुछ लोग गए थे वहाँ, उनसे हुए थे। और एक केस एक अलग तरह के लोग जो वहाँ पहुंचे थे और उनसे कुछ केसेस हुए और उसको अरेस्ट करा गया सिचुएशन को इमीडिएटली, और कंट्रोल में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब लॉकडाउन खुला मई 17 तारीख के बाद, जो ये पार्शियल लॉकडाउन खुलने लगा, तो ये बहुत सारे ट्रेन अलाउ किए। देखिए, बात ये है कि आप लॉकडाउन इतनी हड़बड़ी में अनाउंस कर देते हैं तो इस देश में बहुत सारे लोग हर तरह घूमते रहते हैं, काम के लिए हो, हेल्थ रीजन के लिए हो, पढ़ाई नौकरी, तो बहुत सारे, तो ये लोग स्टक हो गए। तो उसके बाद ये जो बाद में ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन में जाने लगे, तो वो सबसे केसेस एकदम फैलने लगा। अब देखिए, नागालैंड इतने केसेस हो रहे थे, महाराष्ट्र दिल्ली में जब हम खबर आ रहे थे, नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे एक भी केस नहीं था। लेकिन आप देखिए ओवर 100 केस। तो ये सारे आप देखिए एक अनप्लान्ड कुछ चीजों से ये चीजें हुई हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या इनफ है आपको ये सब देखभाल करने के लिए। और उसमें भी हमें समझ में आया कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मतलब ये तो जो हेल्थ मिनिस्टर है, हर एक दूसरे दिन रिपोर्टर से बात करके ही वेरी पूरा अवेलेबल है वो लोगों से रिपोर्टर्स को खबर देने में, तो ये सब करते हैं। लेकिन हर दूसरे दिन उनका स्ट्रेटेजी बदलता है। जैसे वो पहले वो कह रहे थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एक डील कर चुके हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि हम उनको भी जुड़ेंगे, तो ये सब नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है, जो कहते थे कि जो टाइम के लिए कह रहे थे कि जितना स्वैब ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और 72 आवर्स में हम उनको रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या कि 4-5 दिन में ले रहे थे। तो आइसोलेशन, जो होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन है,
लोग कितना इतना समझते हैं भारत देश में कि सबको डॉक्टर भी नहीं है, और क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक कमरे में घुसे रहना है या कुछ और चीजें भी हमें करना है कि बाकी लोगों को फिर स्प्रेड ना हो। तो इसलिए मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। पर दूसरी बात ये है कि अब इसके वजह से लॉकडाउन दे दिया है 14 दिन से, या मंडे से लॉकडाउन। तो उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट से अभी लॉकडाउन दिया है असम में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू भी सुबह शाम चल रही है, और कुछ कुछ दुकानें खुलने को दिया है गुवाहाटी में। लेकिन उससे पहले जो लोग होर्डिंग करना शुरू किया, उस होर्डिंग की वजह से अब इतने चीजों के दाम, आप मतलब आलू प्याज ये सब के दाम 100-150 रुपया का बिक रहा है। तो ये चीजें जो है तो लोग बहुत परेशान हैं। और जिस दिन एकदम से अनाउंस किया कि हम फिर से लॉकडाउन कर रहे हैं, तो पूरे मार्केट में लोग घुस गए, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो अब भूल ही जाइए। तो ये सब चीजें जो गलतियों से जो नहीं सीख रहे हैं, मतलब जब हम नेशनल लॉकडाउन में ये सब चीजें हुई थी, तो उससे सरकारों को सीखनी भी बहुत जरूरी होती है। हम जी। समझते हैं कि ये पहली बार बहुत एक चैलेंज आई है, तो उसमें आप दूसरी बार जब करते हैं उसको आप सीखते हैं, तो लेकिन ये जी, सीख जो है मुझे असम सरकार ने नहीं दिखा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि होम आइसोलेशन जो है वो उसको रूल आउट करते हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो ये कर पाएंगे। पर अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास बेड्स की कमी होती है, अगर हमारे पास प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, तो होम आइसोलेशन एक ठीक विकल्प, अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ऐसे में जब सुविधाओं की कमी है राज्य में, उनका ये कहना इसके क्या मायने हो सकते हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर। देखिए, ये बहुत एक बड़ा कंफ्यूज सिचुएशन है असम में, जितना मुझे समझ में आ रहा है। पहले तो केसेस जब कम होते हैं तो आप धीरे धीरे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब केसेस एकदम से बढ़ गए हैं, जैसे हमने कहा कि केसेस इतने जल्दी बढ़ रहे हैं, और इन्होंने कल रात को कहा भी कि कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुके हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं कि ये होम क्वारंटाइन जो कहीं और बाकी जगह में एक सोल्यूशन के रूप से देखा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि आप बेहतर है कि आप घरों हॉस्पिटल्स में आए, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात भी कर रहे हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो पूरे असम का जो जैसे रहन सहन का आप देखेंगे, बाकी जगह से गुवाहाटी अलग अलग है, अलग बड़ा सिटी है, और बाकी छोटे जगह जो है टाउन एंड विलेजेस, ये सब में भी अलग अलग तरीके से चीजें देखी, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, पूरे सिस्टम की जो एसओपी है। और ऊपर से ये भी है कि किसी किसी जगह में जैसे फ्लैट है गुवाहाटी में, तो ये कह जा रहा है कि अगर वो सोसाइटी वाले जो आरडब्ल्यूए है वो अगर अलाउ करते हैं तो आप वहां रह सकते हैं, नहीं तो आप को हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हाउसेस है, तो उसका क्या है? तो ये सब भी कंफ्यूजन अभी पूरा है। और दूसरी बात ये है, जो लॉकडाउन कर दिया है, अब 14 दिन का लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से भी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। जैसे आप देखिए, एसेंशियल्स जो है, और एकदम से कूद पड़ना पड़ रहा है मार्केट में लोगों को, और बहुत कमियां आ रही है, और प्राइसेस एकदम से राइज हो गए हैं। एसेंशियल बेसिक वेजिटेबल्स, फ्रूट के जो पोटेटो, अनियन, जो टमाटर लोग खाते हैं, बेसिक चीजें, वो बहुत बहुत 100-100 रुपया किलो जैसे हो गया है। तो ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को। कुछ इतना हंगामा होने के बाद इन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में इसका कोई असर नहीं दिखने को मिला है। और ग्रोसरी स्टोर थोड़ी देर के लिए खुल रहे हैं, 4 बजे तक बंद होना जाना चाहिए, लेकिन ग्रोसरी स्टोर में तो चीजें है ही नहीं, तो ये फिर कहाँ से लोग लेंगे? तो ये सब चीजें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है, एकदम से आपने लॉकडाउन अनाउंस किया तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई परवाह नहीं किए, लोग सब मार्केट में भागने लगे। तो मेरा ये बात 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे नेशनल लॉकडाउन में हमने देखा क्या क्या परेशानियां आया लोगों को, तो अगर आप दोबारा लॉकडाउन देते हैं तो उससे आप कुछ सीखते हैं। तो मैं असम के टाइम पे जो हो रहा है उसमें कुछ सीखने वाला कोई लेसन जो सीखे हो, ये नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है, हेल्थ फैसिलिटी तो वैसे ही असम जैसे स्टेट में बहुत खराब है। पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, जो बोथ क्लिनिक का जो एक सिलसिला अब असम में चल रहा है, तो प्राइवेट वो है कि बहुत सारे एरियाज में
हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एक्सेस नहीं है लोगों को। तो ये सब बोट कैसे लोगों को लाते हैं हॉस्पिटल में या छोटे मोटे ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये इससे क्या दर्शाता है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम वीक है और हालत खराब है। तो उससे स्टेट में आप देखिएगा कि इसका असर बहुत ज्यादा होगा, जैसे दिल्ली या बॉम्बे से भी ज्यादा। तो मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली बॉम्बे में ऑलरेडी एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है। और दूसरी बात एक और मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि अभी का सरकार जैसे वो कह रहे सभी के लिए नया चीज है ये। अभी सरकार तो 2016 में है, लेकिन ये जो हेल्थ मिनिस्टर थे पहले कांग्रेस में भी थे, तो ये कंटिन्यूअसली हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। तो इनको भी कुछ सवाल पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में इतने साल से रहे और असम के लिए, असम के हेल्थ फैसिलिटीज के लिए उन्होंने किया क्या है। जी, यानी सवाल तो उठता है इस सरकार पर भी और इससे पिछली सरकारों पर भी कि इस जो क्षेत्र की और राज्य की जो खासकर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अप टू द मार्क क्यों नहीं है। जी संगीता, अगला सवाल जो मेरा है वो है एक प्रोटेस्ट से संबंधित जो असम में पिछले दिनों हुआ था। असम सरकार ने एमएसएमई ऑर्डिनेंस पास किया था। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सरकार का कहना है इसके लिए अब तक जिन परमिशंस की जरूरत होती थी उन परमिशंस को लेने की अब सरकार से जरूरत नहीं, अगर आप अपनी कोई यूनिट सेटअप करना चाहते हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आती है। हालांकि इसके तुरंत बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया क्योंकि लैंड राइट्स और इन सब चीजों को लेकर कई स्टूडेंट यूनियन खासकर आसू ने प्रोटेस्ट किया। बहुत लंबा विरोध प्रदर्शन चला। उनका कहना है कि ये इंडिजिनस लोगों के राइट्स के लिए है और इसमें बिल्कुल भी उनके अधिकारों का, उनके हकों का ध्यान नहीं रखा गया। क्या है ये पूरा मसला, हमें बताइए। देखिए, तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि सडनली जब एक स्टेट ये पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, एकदम से स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं कि हम ना एमएसएमई जो है ये आप एकदम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए 3 साल तक आपको कोई लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप एग्रीकल्चर लैंड को आप इंडस्ट्रियल लैंड को भी घोषित कर सकते हैं थ्रू अ सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये चीज जो है राजस्थान और ऐसी सरकारों ने भी कुछ, गुजरात में आप देखेंगे ये सब जो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, उसी के आधार में मुझे लगता है कि ये चीज असम में आया। लेकिन असम में जब आप लैंड की बात करते हैं, एकदम से एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, तो लैंड की बात ये आइडेंटिटी के साथ बहुत बड़ा एक उसका एक कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है बहुत डीपली। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान और गुजरात ये सब जगह में ये सब चीजें इतनी नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक क्लॉज 6 कमिटी बिठाया था पिछले साल 2019 में। ये असम अकॉर्ड जो हुआ था 1985 का, उसका जो वन ऑफ द मेन क्लॉजेस, क्लॉज 6 बताए जाते हैं, जिससे लोगों की जो संवैधानिक अधिकार है वो चीजें बहुत एक वजह तरह से लोगों को दिया जाएगा। तो उसी कारण ये कमिटी बिठाई गई थी। और उस कमिटी के जो रिकमेंडेशन थे उसमें ये लैंड की बात बहुत डीपली गए हैं कि ये लैंड कैसे, जो इंडिजिनस लोग कहते हैं अपने आप को इंडिजिनस, तो इन लोगों के साथ ये लैंड कैसे रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी जो है असम की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है वो। और दूसरी बात, एक और बहुत जरूरी बात लैंड का ये है कि असम में हर साल फ्लड्स आते हैं, तो बहुत सारे फ्लड के लिए लैंड भी बहुत फ्लड में जा रहे हैं, लैंड इरोजन हो रहे हैं और लोग जैसे अपना लैंड खो चुके हैं। लैंडलेस फार्मर्स और लैंडलेस लेबर्स ये शुरू हुए हैं। जैसे आपने देखा अभी ये जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था लॉकडाउन में, असम जैसे स्टेट में से 4 से 5 लाख जो लेबरर है वो केरला में पाए गए। तो एक रीजन जो है पहले माइग्रेंट अट्रैक्ट करते थे एक रीजन, और ये रीजन अब माइग्रेंट प्रोड्यूसिंग रीजन हो गया है। मतलब कौन से माइग्रेंट जो लेबरर 3-4-5 हजार रुपए के लिए अपना जगह छोड़ के आके करते। तो इससे इस स्टेट में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को
इंडस्ट्रियल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे टाइम पे करते हैं जब अब एमएसएमई का जो पूरा ढांचा ही बदल दिया है। करोड़ों रुपया आपके हो सकते हैं, आप तो उसमें भी आप एमएसएमई में आ सकते हैं। तो इसमें प्लेयर्स कौन बनेंगे? फिर बड़े बड़े लोग जो हैं, ये छोटे लोग जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं, उनके छोटे बहुत थोड़ा बहुत भी अगर लैंड है उसको ले लिया जाएगा। आप थोड़ा पैसे में आप ले लीजिएगा, क्योंकि और उसमें आप इंडस्ट्रियल यूनिट खोल दीजिए, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब हम इसी प्रोग्राम में भी पहले बात किए थे, जो दिहिंग पटकाई और बागजान, ये सब जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो उसमें कैसे डिजास्टर्स हो रही है? एनवायरमेंटली वो सेंसिटिव रीजन है। आप उसमें अगर कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री अपनी मर्जी के आप लगाएंगे और 3 साल तक कोई जांच भी नहीं होंगे, मतलब ये तो इसलिए लोगों को ये अजीब सा चीज लगा सरकार की तरफ यही से। मेरा और अगला अभी सवाल तक है। गवर्नर की वो नहीं आया है, क्लियरेंस नहीं आया है, तो लेकिन ऑलरेडी लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। जी, यही मेरा सवाल था। जो आप बात कर रही हैं कि इको इको सेंसिटिव एरिया जो है, असम कोई नॉर्मल एरिया नहीं है, या असम के जो भी क्षेत्र है, इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्र ऐसे नहीं है जहां पर कोई भी इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लगाई जा सके। ऐसे में अगर उनको हम क्लियरेंस नहीं देंगे या फिर किसी भी तरीके के नियम उनके लिए नहीं होंगे, तो ये जितना लेबरर्स या कोई सोशल प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, उससे ज्यादा नेचुरल प्रॉब्लम्स भी खड़ी होंगी। जी जी, आप सही करिए। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं रीसेंट हिस्ट्री रही है इस तरीके के एपिसोड्स की जहां पर इंडस्ट्रियल ऐसे फॉल्ट्स हुए हैं, उसमें क्या सरकार पर ये सवाल नहीं खड़ा होता कि ऐसे में वो इस तरीके के नियम और इस तरीके के ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है? जी सही है। मैं वही बात मैं कह रही थी जब पिछले सवाल के जवाब में दी, कि लोगों को यही लगा कि एक और टाइमिंग है। आप जब लोग दिहिंग पटकाई के ऊपर आप देखिएगा, मतलब लॉकडाउन की वजह से लोग स्ट्रीट पे नहीं आ सकते प्रोटेस्ट वगैरह, लेकिन जब ज्यादा सोशल मीडिया और टेलीविजन में आप लोग बात कर रहे हैं ये चीजें, तो उसके बाद जो बागजान का जो फायर हुआ, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है फायर। जो लोग आसपास के लोग हैं वो अभी भी रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं, आप सोचिए, ये पैंडेमिक के टाइम पे। तो उसके बाद सरकार को एक ऑर्डिनेंस आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा, जिसमें मेरे लोगों से बात किया, हम कंफर्म तो नहीं कर पा रहे, लेकिन लोग ये एक ओपिनियन ये भी चल रहा है और एक कमेंट्स लोगों से ये भी सुनने को मिल रहे हैं कि जो एमएसएमई के लिए जो भारत सरकार ने जो एक पैकेज दिया है, तो उसमें असम में कम से कम एक 90 to 1 लाख एमएसएमई होंगे। मतलब प्रैक्टिकली कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इतने हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो कितने करोड़, 5,000 6,000 करोड़ की एक चीज असम को आने वाली है। तो इसके लिए जो असम के लोग जो है, ज्यादातर लोग इकोनॉमी, जो स्टेट की इकोनॉमी के स्टेक होल्डर नहीं है, तो इसमें स्टेक होल्डर कुछ और लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी, उनकी भी एक सिफारिश शायद रही होगी, और सरकार ये उनके लिए भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग अभी, बहुत जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है और इकोनॉमिस्ट है, तो स्टेट के, तो ये सब चीजें कह रहे हैं लोग। तो मुझे भी थोड़ा बहुत उनके वो जो कह रहे हैं, मुझे भी उसमें कोई रीजन दिखाई दे रहा है। यानी कि सरकार को और खासकर राज्यपाल के ऊपर अभी जिम्मेदारी है कि वो इन सब फैक्टर्स को सोचे और फिर इस ऑर्डिनेंस को अपनी मंजूरी दें। जी, इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। देश दुनिया की सभी बाकी खबरों के लिए आप द वायर से जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद संगीता जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।